2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वात मोठी ऐतिहासिक मुलाखत आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एबीपी ग्रुपला एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत दिलेली आहे, ज्यामध्ये पहिल्यांदाच मोदींनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत। राहुल आणि प्रियंका गांधींपैकी मोदींनी नेमकी कुणाला पसंती दिली आहे? एअर स्ट्राईकच्या वेळी मोदींची भूमिका काय होती? महागठबंधनबद्दल मोदींचं मत काय आहे? राम मंदिराबद्दल त्यांना काय वाटतं? कोट्यवधींचं कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेलेल्या नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्याबाबत मोदींची काय भूमिका आहे? भाजपमधल्या वाचाळवीरांना मोदींनी काय संदेश दिला? या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवरती आणि अनेक प्रश्नांवरती आमचे सहकारी सुमित अवस्थी आणि रुबिका लिकायत यांनी मोदींना बोलतं केलं। पाहूया निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत। नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं। असली लड़ाई इसी बात को लेकर है कि आखिरकार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब आपका। आपके दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। एबीपी न्यूज नेटवर्क पे वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बगैर वक्त गंवाए मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि 60 महीने आपने कहा था कि आप हिसाब देंगे, 60 महीने का कामकाज पूरा हो चुका है। इन 60 महीनों में प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि कोई एक काम छूट गया है जो अभी आप करना चाहेंगे? अब शायद मेरा अभी पिछले एक हफ्ते से मैंने चुनाव अभियान में मतदाताओं से मिलने शुरू किया है। वैसे तो मैं गत 45 साल से भ्रमण करने वाला इंसान हूं, लेकिन विधिवत चुनाव घोषित होने के बाद पिछले सप्ताह से मेरा दौरा शुरू हुआ है। मैं लोगों के बीच जाकर के सबसे पहले देश के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में लोगों से कहा था कि आपने 60 साल का शासन देखा है, मुझे 60 महीने दीजिए। और मैं जाकर के याद कराता हूं कि मैंने आपसे 60 महीने मांगे थे, और अगर आपको मेरे 60 महीने के काम से संतोष है तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं। तो मैं पूरे देश में अभी जो प्रवास कर रहा हूं वो मतदाताओं के धन्यवाद का प्रवास कर रहा हूं। अब जहां तक 60 साल और 60 महीने का सवाल है, देश ने अनुभव किया है कि एक प्रधानमंत्री लगातार काम करता रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। एक प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगा रहे, कोई क्वेश्चन नहीं करता है। आप लोग भी नहीं करते, मेरा सौभाग्य है। दूसरा, पहले की सरकारों के विषय में लोगों का रवैया मन में क्या बन गया था, अरे छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, चलो भाई हमारा नसीब होगा, देखा जाएगा। पॉलिसी पैरालिसिस, डेली अखबारों में खबरें आती थी, कुछ हो नहीं रहा है। खबरें ये आ रही थी कि भ्रष्टाचार ये हुआ, वो हुआ, टिकना हुआ, फलाना हुआ, यही हो रहा। 60 महीने में आप देखेंगे कि नई नई आशा आकांक्षा की बात आती है। मोदी जी ये किया, ये तो ठीक है, लेकिन आप तो हैं, ये कर दो, आप तो है, ये आप कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि जब देश के सामान्य नागरिक के मन में एस्पिरेशंस पैदा होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये हुआ है। और इसलिए मुझे संतोष है कि देश के सामने मैंने एक नया वर्क कल्चर, मिशन मोड में पूर्ण समर्पित भाव से सरकार चलाना, कड़े फैसले लेने पड़े तो वो भी लेना, बड़े फैसले लेने पड़े तो वो भी लेना। और उसके कारण आज देख सकते हैं कि देश को एक गतिशील सरकार, काम करने वाली सरकार ये देश ने देखी है, और देश ने एक नए वर्क कल्चर को देखा है। और मैं कभी पब्लिकली कहता हूं कि हमारे देश में आजादी के बाद सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो कांग्रेस गोत्र के नहीं हैं। बाकी जितने बने किसी और दल से बने होंगे, लेकिन उनका सबका गोत्र कांग्रेस रहा है। एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी, ये 2 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस गोत्र से नहीं आए हैं, और इसलिए
पहली बार देश को कि कांग्रेसी सोच वाली सरकार और बिन कांग्रेसी सोच वाली सरकार क्या होती है, ऑल्टरनेट क्या होता है, वो पहली बार पता चला है। तो प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि एस्पिरेशंस जागे हैं और बहुत कुछ अच्छा हुआ है, तो ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी एक ऐसा मैनिफेस्टो लेकर आते हैं जिसमें 6,000 महीना देने की बात करते हैं? आप गरीब किसानों को 6,000 सालाना देने की बात करते हैं, वो गरीब, हर एक गरीब को 6,000 देने की बात करते हैं, और आप उसे ढकोसला बताते हैं। क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल तक देश में, 60 से भी अधिक साल तक राज किया, ऐसा दल जिसके पास अनुभवी राजनेता है, पुरानी सरकारें चलाई हुई है, सरकार की नीति कीटी को जानते हैं, संसाधनों को जानते हैं, सरकार की मर्यादाओं को जानते हैं, और दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है उसके तौर तरीके भी जानते हैं। ऐसे समय कांग्रेस जैसी पार्टी के पास से एक मैच्योर मैनिफेस्टो की अपेक्षा होना बहुत स्वाभाविक है। तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने बहुत निराशा पैदा की है। अच्छा होता कि वो बीजेपी से भी शानदार चीजें लेकर के आते, लोकतंत्र में वो अच्छा होता, लेकिन उसके बजाय उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। और आप अगर रेलवे क्रॉसिंग में जाते हैं तो वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। तो उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा है, और उन्होंने अभी जो 5 राज्य देखो, पंजाब देखो, कर्नाटक देखिए, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उन्होंने लिखित में वादा किया है कि वे नौजवानों को हर महीना पेंशन देंगे, पैसे देंगे, अलाउंस देंगे। किसी सरकार ने अभी तक दिया नहीं है। उन्होंने 2004 में वादा किया था कि वे हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। 2014 में आने के बाद भी मैंने अभी तक 2.5 करोड़ परिवारों में पहुंचाया, फिर भी अभी मैं लक्ष्य से थोड़ा अभी बाकी हूं। शायद अभी मई जून तक शायद काफी कुछ कर लूंगा। उन्होंने किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का वादा किया था। 2004 में किया, 2009 में किया, नहीं किया। उन्होंने वादा किया था किसानों को एमएसपी देंगे। उन्होंने किसानों को एमएसपी जो देना चाहिए बढ़ाने की बात कही थी, उसके विषय में क्वेश्चन नहीं किया। और इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड चुनावी वादों वाला है, और उनकी जो इकोसिस्टम है जिसमें काफी आप जैसे मित्र उनकी मदद भी करते हैं, और करें, उसमें मुझे बुरा नहीं है, मेरी शिकायत भी नहीं है, तो वो चलती रहती है। हकीकत में धरती पर, इसलिए देश के जो अपॉलिटिकल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उन सब ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को एक बार देश के सामने रखना चाहिए, और उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद तय करना चाहिए ये करने योग्य है कि करने। दूसरा, ढकोसला पत्र कहने के पीछे मुझे दर्द हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मैनिफेस्टो में ऐसी बात करे, देश की सेना को इतना जलील करे, बलात्कार के आरोप वाली बातें करें, ये शोभा देता है क्या? इस देश को गर्व है, और सवाल मोदी सरकार का नहीं है, इतने सालों का, आजादी के बाद का मैं कहता हूं, पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस का आज दुनिया में सबसे अधिक पार्टिसिपेशन है तो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस का है, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में। और दुनिया के अनेक देशों में ये पीस कीपिंग फोर्स के जवान के नाते जाके काम करते हैं, और कहीं कहीं तो गरीब देशों में, बहुत ही गरीब देशों में जाते हैं। लेकिन मैं और आप, कोई पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा कि पीस कीपिंग फोर्स में गए हुए हमारे जवानों के प्रति एक भी शिकायत दुनिया में कहीं से नहीं आई है, और न ही यूएन ने कभी इस विषय का हमारे सामने विषय रखा है। कितने बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व के सेना के अंदर जो लोग पीस कीपिंग फोर्स में आते हैं, उन सब के बीच में भी भारत के फौज की डिसिप्लिन, भारत के सैनिकों का व्यवहार, उनके आचार दुनिया गर्व करती है। और हम इस प्रकार की बातें बोलते हैं। आप स्वयं का कानून हटा लाए, आप
आपने कभी रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए, कभी नहीं आंखें बंद रखी। हाँ, दुनिया में कोई ये नहीं चाहेगा कि बिल्कुल जेल खाना बना करके देश चलेगा, लेकिन आपने स्थितियां सुधारते जाना चाहिए। और जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश में किया कि भाई स्थिति जहां सुधरी वहां को हमने बाहर निकाला, लेकिन कानून खत्म कर देना, कानून को बदल देना, ये जो आप टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोल रहे हो, ये देश कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने अफस्पा की बात की, मुझे याद है कि जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया था कश्मीर में, तो उस कॉमन जो आपका एजेंडा था उसमें ये बात थी कि अफस्पा को रिव्यू, आपने रिव्यू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, आपने एग्जामिन शब्द का इस्तेमाल किया था। डी नोटिफाई हम हर चीज को एग्जामिन करेंगे, हमने पहले भी कहा है, और हमने अरुणाचल प्रदेश में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, हम करते रहते हैं। स्थितियां अगर अनुकूल नजर आए तो हम निर्णय करते हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। मोदी जी, उन्होंने भी रिव्यू शब्द का इस्तेमाल किया है। जी नहीं, उन्होंने कानून की कमियों को बदल करने की बात कही है। आपको लगता है कि अफस्पा को खत्म नहीं किया जाना चाहिए कश्मीर में फिलहाल? सवाल यह है, हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि जिसमें अफसा हो ही ना, लेकिन वो स्थिति तो लाए पहले। उस परिस्थितियों को आज पाकिस्तान जिस प्रकार से कश्मीर में घटनाएं कर रहा है, जो सेपरेटिस्ट लोग भाषा बोलते हैं, सेपरेटिस्ट लोग हमारी सेना के लिए जो भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड भाषा है, उसी भाषा को इस मैनिफेस्टो में अगर बू आती है तो देश की सुरक्षा बल के जवानों को आप कितना डिमोरलाइज कर रहे हो, देश का कितना नुकसान कर रहे हो आप। पर मोदी जी, अंग्रेजों के जमाने के कानून तो आपने भी बहुत सारे हटाए हैं। ये जो 124A की बात हो रही है, उसे लेकर क्यों इस तरीके की बातें उठ रही हैं? देखिए, बहुत 600 कानून है शायद मोदी जी? हमने करीब 1400 कानून खत्म किए। अच्छा। कानूनों का ऐसा जंगल था कि जिसके कारण कोर्ट में जजमेंट देना है तो भी मुश्किल होता था कि एक पक्ष 6 कानून ये ले आता था, दूसरा पक्ष 10 कानून ये ले आता था। सामान्य मानवीय की जिंदगी सरल करने के लिए जो बिल्कुल निकम्मे कानून है, वो पार्लियामेंट के अंदर हमने चर्चा करके खत्म किए। और मैंने वादा किया था 2013-14 में, मेरा भाषण था कि कुछ कांग्रेस पार्टी कानून बना करके गर्व करती है, मैं पर डे एक कानून खत्म करूंगा जो देश के लोगों को परेशानी है। और जिन कानूनों को हमने खत्म किया है उसका कोई विवाद नहीं है, किसी ने इस पर एक एडिटोरियल नहीं लिखा है कि भाई ये कानून खत्म करना नहीं चाहिए था, मोदी ने क्यों किया, किसी ने नहीं किया है। इसका मतलब कि देश की जरूरत थी, उसको काम किया। दूसरी बात है जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है, आप मुझे बताइए, भारत जैसा देश, विविधता भरा देश, जिसमें अब तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के वहां पर आंदोलन चला, यही कांग्रेस पार्टी ने 6000 से ज्यादा लोगों को ये देशद्रोह के कानून के अंदर पेश किए थे। क्यों? और आज वो दुनिया को उपदेश दे रहे हैं क्योंकि किसी ने लिख करके दे दिया और आपने वहां आकर के बोल दिया। आप चाहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, इस प्रकार की बातों को बल मिलता रहे। आप ये चाहेंगे कि तिरंगे झंडे को कोई रौंद दे, भारत के राष्ट्रगान का अपमान करते रहे, बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति है कोई जाकर के तोड़ दे। क्या इन चीजों को रोकने के लिए क्या करोगे आप? तो इन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। जो लोग राष्ट्रद्रोह की प्रवृत्ति करते हैं उनके पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है मोदी जी कि एक तो होता है राष्ट्रद्रोह, एक है राजद्रोह। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार की आलोचना करना अगर उस कैटेगरी में आ जाता है, और आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है। न्यायपालिका हमारी उस पर भरोसा करना चाहिए, वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। ये राजद्रोह को राष्ट्रद्रोह कह रहे हैं कि राजद्रोह को का बदले की भावना से कर रहे हैं। हमारी न्यायपालिक व्यवस्थाएं हैं, अगर कानून ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? न्यायपालिका है हमारे पास। एक सवाल पे वापस लौटना चाहूंगा। हम लोग अफस्पा की बात कर रहे थे, कश्मीर की बात कर रहे थे। बहुत ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपको लगता है कि
पीडीपी के साथ अलायंस जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो गलती हुई बीजेपी से? जिस दिन हमने अलायंस किया, एक तो तब मुफ्ती साहब थे, सीनियर लीडर थे, मैच्योर थे, चीजें समझ पाते थे। दूसरा, उस दिन भी हमने कहा था कि हम दो ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो दो ध्रुव के हैं। एक प्रकार से मिलावट वाला ही कार्यक्रम था हमारा क्योंकि लेकिन कोई सिचुएशन ही नहीं थी कि कोई सरकार बन पाए। अगर एनसी उस समय मुफ्ती साहब को सहयोग देकर के खड़ी हो जाती तो हम तो अपोजिशन में रहने के लिए तैयार थे। हमने इंतजार किया था, 3 महीने तक सरकार बनाई नहीं थी। हम ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि हम सरकार बनाएं, और इसलिए हमने कभी क्लेम नहीं किया था। सबसे ज्यादा मेंबर हमारे चुन करके आए थे, लेकिन हम वो कर नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में कश्मीर के हित में एक मिनिमम एजेंडा लेकर के कुछ कर सकते हैं क्या? हमने चलाने की कोशिश की, अच्छे काम भी किए, लेकिन मुफ्ती साहब चले गए। महबूबा जी के साथ काम करना था। महबूबा जी का एक अलग काम करने का तरीका है। अब मुद्दा एक बड़ा महत्वपूर्ण आया जिसके कारण ब्रेक हुआ जी। हमारा स्पष्ट मत था कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव होने चाहिए, पंचायत के, नगर पालिका के, और वहां की जनता को अपना कारोबार चलाने का हक देना चाहिए। दूसरा, जैसे हिंदुस्तान के सब राज्यों में पंचायतों को सीधे पैसे जाते हैं, वैसे पंचायतों को पैसे जाने चाहिए ताकि वो अपना निर्णय कर सके। ये नहीं चाहते थे कि पंचायतों की ताकत बढ़े, पैसा बढ़े। उनके चाहता था कि नहीं, जो कुछ भी आए वो जम्मू कश्मीर के सरकार के हाथ में ही आ जाए। हमने कहा चुनाव करवाना पड़ेगा, और उन्होंने डर पैदा करने की कोशिश की, अगर चुनाव कराएंगे तो हत्याएं हो जाएगी, खून बह जाएगा, पता नहीं क्या कुछ कहा। आखिर कभी डिसाइडेड कि भी अगर आप चुनाव नहीं कराते तो हम आपसे दूर जाते हैं। हम अलग हो गए, गवर्नर रूल आया, चुनाव हुए। आज हजारों की तादाद में पंच सरपंच वहां कारोबार चला रहे, और भारत सरकार से जो फंड जाता है, राज्य सरकार से जो फंड जाता है, सीधा अब उनके खाते में जाने लगा है, तो वो काम कर रहे हैं। और 70-75% वोटिंग हुआ, एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, नॉट अ सिंगल। ये बड़ी गौरवपूर्ण बात है, इसकी ओर देश का ध्यान जाना चाहिए। तो इसका मतलब गलती हो गई थी अलायंस करके? हमारी कोशिश थी अच्छा करें जी। कुछ कमी रह गई, हम नहीं कर पाए तो हम जम्मू कश्मीर की जनता पर बोझ बनना नहीं चाहते थे। हमने कहा भाई नमस्ते, हमको जाने दीजिए, हम छोड़ दिए। मैंने इसलिए सवाल पूछा आपसे कि क्या आने वाले दिनों में कभी दोबारा अलायंस की कोशिश हो सकती है कश्मीर की पार्टियों से, पीडीपी, एनसी, क्योंकि आप दोनों के साथ अतीत में संबंध बना चुके हैं, अलायंस हो चुका है। मैं समझता हूं कि राजनीति में जो और तो के आधार पर, इफ्स एंड बट्स के आधार पर मीडिया वार्ता में नेताओं ने उलझना नहीं चाहिए। मोदी जी, मैं कश्मीर के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले जो शब्द को प्रधानमंत्री को हटा दे, अलग कर दे। नरेंद्र मोदी जब अकेले में कभी सोचते हैं तो क्या उनको लगता है कि कश्मीर को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था, और नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी उस काम को नहीं कर पाए? एक तो आपका सवाल बहुत लोडेड है। आप खुद न्यायाधीश बनकर के आरोप भी लगा दिया, जजमेंट भी दे दिया। लेकिन आप शायद पता नहीं होगा, मैं बहुत सालों तक, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उस समय यहां पार्टी के संगठन का काम करता था। मैं यहां के हर ब्लॉक में बस में बैठकर के दौरा किया हुआ इंसान हूं, इसलिए मैं उसकी बारीकियों को जानता हूं। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमने लद्दाख, श्रीनगर वैली और जम्मू सबकी चर्चा करनी चाहिए। आप देखिए, जो घटनाएं पहले होती थी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। जो विकास रुका हुआ था वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप जानकर के खुशी होगी, आज जम्मू कश्मीर, जो मेरा हर घर बिजली पहुंचाने का काम है, जम्मू कश्मीर में हर घर में बिजली पहुंच गई। ये बड़े गर्व की बात है। हम वहां पर शौचालय बनाने में पूरी तरह सफल हो गए। ओपन डेफिकेशन फ्री वहां के सब डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुके हैं। एक के बाद एक काम हो रहे हैं।
विकास क्या हो रहा है, आर्थिक प्रवृत्ति। आज वहां से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहां के एप्पल पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, खादी जैसा क्षेत्र जो बिल्कुल गड्ढे में गया था उसको भी हमने वहां रिवाइव कर दिया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की प्रगति, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बढ़ रहा है, पहले की तुलना बढ़ रहा है, अमरनाथ यात्री की संख्या बढ़ रही है, वैष्णो देवी की संख्या बढ़ रही है, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े बनाए, हमने स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी टैलेंट है जिसका देश ने गर्व करना चाहिए कि वहां बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ही काबिल हैं। हमने स्पोर्ट्स में उनको बहुत बढ़ावा दिया और इन दिनों अभी उन्होंने बंगाल की मशहूर फुटबॉल टीम को हराया कश्मीर के बच्चों ने। अच्छा। तो ये बदलाव है जी। तो मुझे बहुत संतोष है कि हमने सही दिशा में चले हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, सेपरेटिस्टों के प्रति नरमी बरत करके अब देश को लाभ नहीं होगा। जिसका मतलब अगर आप सत्ता में वापस लौटते हैं तो हुर्रियत जैसे संगठनों की और कड़ाई से सामना करना पड़ेगा। हमने एक के बाद एक कदम उठाए हैं, क्योंकि आप देखिए जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर, उसमें भी एक 2-2.5 जिले हैं जहां ये हरकतें चल रही है। क्या? बाकी सब जगह पे नॉर्मल सी है। तो हम उस प्रकार की व्यूह रचना करके आगे बढ़ेंगे। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अवसर देंगे। जो हम अटल जी का जो सिद्धांत है, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, इन 3 मुद्दों पर ही हम चल रहे हैं और चलेंगे। इंसानियत का जिक्र इमरान खान भी कर रहे हैं, और चूंकि जम्मू की बात है तो मैं जरा वहां की तरफ जाऊं। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी उपयोग कर सकता है। और वो ये कह रहे हैं मोदी जी, करतारपुर का एक तो कार्ड खेल के वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाई, मैं तो बात करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैंने तो 99 कदम चल लिए हैं, मोदी जी एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के कंपैरिजन में थोड़ा चालाकी से इमरान खान इस पूरे के पूरे मसले को डील कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की जनता को जज करने दीजिए। मेरा काम भारत के हितों की रक्षा करना है। पाकिस्तान चलाना ही मेरी जिम्मेवारी रही है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, तो सारी बातें पाकिस्तान की जनता पर हम छोड़ दें। जो बात रूबिका ने पूछी उसको मैं अलग तरीके से पूछने की कोशिश करता हूं। कौन बेहतर है हिंदुस्तान के लिए? अगर पाकिस्तान के साथ संबंध मधुर बनाने हैं, नवाज शरीफ से टैकल करना आसान था या इमरान खान को टैकल करना आसान है? अभी तक मैंने दुनिया के कई नेताओं से पूछा है जी, और जो मैंने सुना है और जो मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मुश्किल है दुनिया के लोगों का कि पाकिस्तान में आखिर पर पता ही नहीं चलता है कि देश कौन चलाता है। चुनी हुई सरकार चलाती है, सेना चलाती है, आईएसआई चलाती है, या जो लोग पाकिस्तान से भाग करके विदेशों में बैठे हैं वो चला रहे हैं। यानी इसलिए हर कोई के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि किससे बात करें। तो मोदी जी, अगर मैं इसको ऐसे सवाल पूछूं कि ऐसा क्या पाकिस्तान करे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर हिंदुस्तान सोचे, विचार करें कि चलिए, क्योंकि शुरुआत आपने बहुत की मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है जी। थी। ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, बहुत सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। तय कर ले ये टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करना है, आतंकवाद बंद हो जाए। बाकी देखिए चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट है, चाइना के साथ हमारे जमीन के प्रश्न भी है, सीमा के प्रश्न है, बहुत कुछ है। लेकिन आना जाना होता है, मिलना होता है, मीटिंगें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है, इश्यू है तो चर्चा भी होती है। और मन बना लिया है कि हम हमारे डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। डिफरेंसेस है, डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं, तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ चाइना और हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपने उन्हें सबक सिखाया, या हिंदुस्तान की सेना ने उनको सबक सिखाया, एयर स्ट्राइक आपने की। मोदी जी, पूरा विपक्ष आपसे सबूत मांग रहा है। मेरा सवाल बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास या हमारी सेना के पास, हिंदुस्तान के पास सबूत है? क्या कभी वक्त आने पर वो सबूत दिखाए जाएंगे? पहली बात है कि सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान ने स्वयं ने ट्वीट करके दिया दुनिया को। हमने तो कोई क्लेम नहीं किया था, हम तो अपना काम कर करके चुप बैठे थे जी। पाकिस्तान ने कहा
कि आए हमको मारा, ये किया, फिर उन्हीं के लोगों ने वहां से बयान दिया। इस सारे में कितने मरे कितने नहीं मरे, मरे कि नहीं मरे, ये जिसको विवाद करना है करते रहे। पाकिस्तान की मुसीबत क्या है वो समझिए। अगर हमने सेना पर कुछ किया होता या नागरिकों पर कुछ किया होता तो पाकिस्तान दुनिया भर में चिल्ला करके भारत को बदनाम कर देता। तो हमारी रणनीति ये थी कि हम नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी, नॉन मिलिट्री एक्टिविटी करेंगे और जनता का कोई नुकसान न हो इसकी केयर करेंगे। ये पहला हमारा मूलभूत सिद्धांत था। और हम टारगेट आतंकवाद को ही करेंगे, आतंकवादियों को ही करेंगे। तो वो सारा हमने रिसर्च किया, कहाँ करना चाहिए सब तय किया, और एयरफोर्स ने जो करना था अपना बहुत सफलतापूर्वक काम किया। अब इसको स्वीकार करने में पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि इसका मतलब उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उस जगह पर आतंकवादी एक्टिविटी चलती थी। आज जो दुनिया को पाकिस्तान नकारता रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो ढकोसला खुल जाता। इसलिए किसी भी हालत में पाकिस्तान को इसको दबाए रखना है। मैं हैरान हूं कि हिंदुस्तान के लोग क्यों ये पाकिस्तान को पसंद आए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। चिंता का विषय वो है जी, चिंता का विषय वो है। अब जैसे कल आप मीडिया में चल पड़ा कि भाई इतनी चौकी तोड़ी, इतने लोग मार दिए, कोई नहीं पूछ रहा है सबूत, कोई नहीं पूछ रहा है सबूत। पर प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि मुझे पता है, हमने आपके और इंटरव्यूज पुराने देखे हैं अलग अलग जगह पे आपने जो दिए, जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, आपने कहा कि आप इन्वॉल्व थे, आप देख रहे थे, आपको जानकारियां मिल रही थी, आपने खुद में माना। क्या इस वक्त भी जब बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक्स हुई, तब भी आप इन्वॉल्व थे, आपको पता था, आप क्या जानकारी आ रही थी? आप ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं, वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूं। अगर कभी मुझे पता चल जाता है कि टूरिस्टों की एक बस खाई में गिर गई तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं रात देर तक फोन करता रहता हूं कि भाई उन लोगों का क्या हुआ, निकाला नहीं निकाला, अस्पताल पहुंचाया नहीं पहुंचाया। तो ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरा कमिटमेंट है कि जो चीजें मेरे ध्यान में आती है तो मैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूं और मैं करता हूं। ये तो बहुत बड़ा काम था, हमारे सेना की जिंदगी दांव पर लगी थी, जवानों की। मैं राजनीतिक तराजू से चीजों को न सोचता हूं न चलाता हूं। मैं इन ए वे अपॉलिटिकल पर्सन, और इसलिए मेरा बहुत स्वाभाविक था। तो इसमें कोई मैंने बहुत बड़ी तिस्मारी कर दी ऐसा नहीं है जी, ये मेरे दायित्व का हिस्सा है। और मैं कैसे सो सकता हूं जी, जब मुझे पता है कि 1 बजे होने वाला है, 1:30 बजे होने वाला है, 2 बजे होने वाला है, ये पता है और मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूं। तो मैं ये तो नहीं चाहता था कि हर पल कोई मुझे रिपोर्ट करे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता था कि होने के बाद मैं जागता हूं, अब चिंता मत कीजिए, होने के बाद मुझे बताइए। हुआ नहीं हुआ खैर, लेकिन उनका भी एक स्वभाव है कि मैं बहुत बारीकी में इंटरेस्ट लेता हूं, तो मुझे बताते रहते थे। जब सुबह एग्जैक्टली उन्होंने करीब 3:40 को मुझे आखिरी बताया, साहब सब लोग आ गए हैं वापिस, सब हो गया है। वो कोड की भाषा होती है, उस कोड भाषा में बात होती है। उसके बाद मैं सो सकता था, मैं सोया नहीं। मेरे मन में आया कि मैं जरा देखूं, नेट पर सर्फिंग करूं, दुनिया में कुछ हलचल शुरू हुई है क्या, दुनिया में इस प्रकार की चीजों में जो रुचि रखने वाले ऐसे जगह पे जाकर के। तो नेट पर मैं देखने लगा, लेकिन करीब 5, सवा 5 तक कोई हलचल मुझे नजर नहीं आई। इतने में मैंने देखा कि एकदम गटपीट आ गया। तो फिर मेरा सब हमारे लोग गए थे, उनको जगाया। मैंने कहा भाई देखिए अब स्थिति हमने बदलनी पड़ेगी, ये तुरंत सबके साथ बैठना पड़ेगा। फिर मैंने सुबह 7 बजे मीटिंग बुलाई। मतलब सच में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं। मैं किसी को जगाता नहीं हूं, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। मोदी जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल इसलिए, आप कह रहे हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए यात्रियों से भरी गाड़ी का, तब भी मैं सो नहीं पाता हूं, लेकिन जब पुलवामा में शहीद हुए थे तब आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि आप जिम कॉर्बेट में लगातार शूटिंग करवाते रहे। सच्चाई बताइए ना मोदी जी। कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी। आप क्या बात करते हैं?
मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। पुलवामा की घटना मुझे पहले से पता थी क्या, इसलिए मैं चला गया? मेरा तो रूटीन कार्यक्रम था उत्तराखंड में। और आप मुझे बताइए, कुछ चीजें ऐसी होती तो हैंडल करने का तरीका होता है। मैं पटना में था 2013 अक्टूबर में, लाखों लोगों की मेजनी थी गांधी मैदान में, जनसभा चल रही थी और सभा के अंदर बम धमाके हो रहे थे, हम निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। अब उस समय मेरे मुंह से थोड़ी सी भी बात निकल जाती तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता। मैं लगातार इसको दबाता रहा, इस न्यूज को दबाता रहा कि भाई, और एक बार तो मैंने ये भी, भाई कुछ उत्साह से के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, ऐसा भी कह दिया मैंने, जबकि मुझे मालूम था, मंच पे आ गया था मेरे पास बात। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मोदी जी ने सभा बंद क्यों की, क्यों नहीं की। अगर मैं सभा बंद करता और इतने लाखों लोग अगर हो दौड़ धूप हो जाती, न जाने क्या हो जाता। अगर ये मॉब कहीं और चल पड़ा होता, किसी को टारगेट कर देता तो क्या होता। ऐसी परिस्थिति में मानसिक संतुलन रखते हुए चीजों को बचाना होता है। अब ऐसी समय कौन मुझ पे क्या आरोप करेगा और मैं भी उछल पड़ा, क्योंकि उस समय मैं मोबाइल फोन पे, मैंने उत्तराखंड की मेरी सभा में जाना कैंसिल करके मोबाइल फोन, लेकिन मोबाइल पर मैंने इस विषय को जिक्र जरा भी नहीं किया। जब तक कि मैं कंट्रोलिंग स्थिति पे पहुंचता नहीं हूं, जहां पर कम्युनिकेशन, तो मैं तुरंत बाय रोड और घंटों तक, और उस दिन बहुत बारिश थी, मैं तुरंत बरेली आया वहां से हवाई जहाज पकड़ने के लिए। रास्ते में एक स्थान आया तो मैं वहां उतर के फिर से एक बार रिव्यू किया सारी स्थिति का, जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था वो दिया, फिर मैं भागा। क्या ये बात ठीक है प्रधानमंत्री जी कि आपको गांधी नेहरू परिवार से निजी दिक्कतें हैं? क्योंकि ये आरोप लगता है कि आपने अपने राजनीतिक हितों के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा को मुकदमों में फंसा दिया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से सिंपैथी गेन करने के लिए जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वे सबूत बताएं कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। आप मुझे बताइए, अब जैसे लालू जी जेल में हैं, एक केस कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, अब मेरे कार्यकाल में सजा हुई, अब इसको आप मेरे षड्यंत्र के साथ जोड़ देंगे। इन सब के आरोप हरियाणा के एक आईएएस अफसर ने 2009-10 में लगाए थे। पहले की सरकार के दरमियान उसको दबा दिया गया था। हमने कहा भाई जो है सत्य वो बाहर आना चाहिए। अब मुझे बताइए, ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने देश को कहा है कि मैं देश को लूटने वालों से पाई पाई वापिस लौटाऊंगा। ये मेरा वादा है, मुझे वादा पूरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब सामान्य मानवी को भी देना पड़ रहा है, तो कोई स्पेशल कैटेगरी का तो है ही नहीं देश में। दूसरा, इनको जमानत पे आना पड़ा है। मुझे बताइए, नेशनल हेराल्ड का केस क्या मेरे आने के बाद शुरू हुआ? क्या पहले से चल रहा था, लेकिन दबा दिया गया था। तो सवाल आपको उनको पूछना चाहिए कि भाई आपने सत्ता में रहते हुए इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। आप प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं कि मोदी क्या क्या? मैं तो कानूनी काम कर रहा हूं जी। अब न्यायपालिका उनको, अब देश के एक वित्त मंत्री थे, आज उनको कोर्ट के चक्कर और लगातार उनको, तो देश की जनता चर्चा कर रही है वे सामान्य मानवी को इतनी डेट मिलती है क्या? उनको क्यों मिल रही है? देश के मन में प्रश्न है। देश के मन में एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? ऐसा है कि ये करीब 125 साल से भी ज्यादा उम्र वाली पार्टी है। इस परिवार का, इस पार्टी का ऐसा क्या दारिद्र्य है कि देश में से नेता उभरते नहीं है पार्टी में? ये एक चिंता का विषय है। बाकी उनमें कौन अच्छा कौन बुरा, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से परिचित नहीं हूं।
न कभी बैठ करके किसी विषय पर हमारी चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला है, और इसलिए उनका ऐसा जजमेंट लेना तो मेरा हक बनता नहीं है। और ये पार्टी का अंदरूनी विषय है, कांग्रेस पार्टी अंदरूनी, उनको जो ठीक लगे उनको नेता बनाए। ये भी चर्चा है कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी आपके खिलाफ वाराणसी में। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। आपको चिंता होती है, परेशानी होती है? देखिए, मोदी चुनाव जीते या हारे ये निर्णय जनता का है जी। मोदी तो बनारस पहली बार जब चुनाव लड़ा तो नामांकन भरने गया था, और बाद में जिस दिन कैंपेन पूरा हुआ उस दिन मैंने पब्लिक मीटिंग के लिए इजाज़त मांगी थी, लेकिन वहाँ की जो सरकार ऐसी थी, वहाँ का इलेक्शन कमीशन ऐसा था कि मुझे एक भी पब्लिक मीटिंग करने का प्रतिबंध लगा दिया था। आपको हैरान हुई जानकर, और देश की मीडिया ने चर्चा नहीं की। बनारस का मेरा लोकसभा का चुनाव ऐसा था कि जिसमें मुझे एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं करनी थी। इतना ही नहीं, जिस दिन मैं नामांकन भरने के लिए गया था तो उस जुलूस को बाद में सभा में कन्वर्ट करना था, उस पर भी लास्ट मोमेंट विड्रॉ कर दिया। तो जुलूस हुआ और फिर मैं उतर करके सीधा दफ्तर में चला गया करके फॉर्म भर के वापस आ गया। और पूरे कैंपेन में मुझे एक पब्लिक मीटिंग नहीं करनी थी, एक परमिशन नहीं थी, लेकिन जनता ने जिता दिया।